हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी होती है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि भैया केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे के दिमाग में घूम रहा होता है कि सर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो पता है बहुत सारी वहां पर क्या होंगी, अभिक्रियाएं होंगी। और क्रियाएं यदि बहुत सारी होंगी तो सर उनको बैलेंस करना तो सीखना पड़ेगा सर, एग्जाम में तो ये आता ही आता है। बात समझ में आई है ना? चलिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि केमिकल रिएक्शंस जितनी भी है उसको अपन बैलेंस कैसे करेंगे। अपन दोनों तरीके से करने वाले हैं। कितने तरीके भाई? दो तरीके से। एक तो कौन सा? तो आपका हो गया सर हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि, बोलो यस सर। तो एक तो हो जाएगी आपकी हिट और ट्रायल विधि, दूसरी वाली जो है राइट, वो कौन सी हो जाएगी? स्मार्ट ट्रिक। दूसरी कौन सी हो जाएगी? तो भैया स्मार्ट ट्रिक हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं सॉरी, जिससे अपन जो केमिकल रिएक्शन है उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। मैं दोनों बताऊंगा, बात समझ में आ रही है? पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना बबुआ, वो पूछा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि से। यदि क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, 3 अंक का है, 4 अंक का है, तो यह आपसे पूछा जाएगा हिट और ट्रायल से। यदि क्वेश्चन आपका 1 अंक का है और सीधे एक स्टेटमेंट में बताना है कि भैया संतुलित समीकरण लिखिए, हमने असंतुलित दे दिया, मैंने 2 शब्द यूज किए, संतुलित असंतुलित। पहले ये जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं गया पड़ोस में, मैंने यहां पर लिखा एक एग्जाम्पल। मैंने कहा मैग्नीशियम जानते हो? आपने कहा हाँ जी सर। फिर मैंने कहा ऑक्सीजन जानते हो? आपने कहा हाँ सर। इसको जानना तो मजबूरी भी है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो फिर समझ लो श्वसन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा तो खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? तो ये MgO बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बताओ भैया, देखो ये एक आपके पास रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को चिन्ह के माध्यम से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को किसी चिन्ह के माध्यम से यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई दूध जब फट जाता है तो दही बन जाता है। दूध जब फट जाता है तो दही बन जाता है। ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। और हम इसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण हो जाएगा। मस्त वाली ये कहानी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इन तरीकों से चिन्हों के माध्यम से जब हम रासायनिक किसको लिखते हैं? अभिक्रियाओं को लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो भाई जो अभिक्रियाएं और समीकरण होती है उसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। मस्त वाली कहानी है। ठीक है, चलो, तो मैंने यहां पर लिखा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में मैंने एक बढ़िया सी चीज लिखी, कार्बन का या लकड़ी का जलना। और लकड़ी के अंदर मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बन होता है बेटा। ठीक है, कार्बन का जलना। तो आपने कहा सर कार्बन का जलना, लकड़ी का जलना जो है ये क्या है भाई? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है जी, पर अब कैसे बताओगे कि लकड़ी जब जल रही है तो बन क्या रहा है? बात समझ में आई? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ना चिन्ह बनाने पड़ेंगे कि लकड़ी जल रही है तो बेसिकली हो क्या रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे कि सर लकड़ी यानी कि कार्बन जल कैसे रही है? तो आप बचपन से जानते हो कि सर देखो ऑक्सीजन के बिना तो भैया दहन होना इम्पॉसिबल है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जलने वाली नहीं है। तो CO2 के साथ आपने मिलाया, आपको क्या मिला? CO2 मिला और साथ में आपको ऊष्मा मिल गई। तो आपने कहा सर 1 मिनट, ऊपर जो लिखा है वो तो वहां पर तो आपने एक स्टेटमेंट लगा दी, बस ऊपर तो अपन ने सिर्फ एक लाइन चिपका दी कि भैया लकड़ी जो है इसका जलना है क्या? रासायनिक अभिक्रिया। पर नीचे जो है लकड़ी को हमने कार्बन से रिप्रेजेंट किया, कोई चीज जल रही है तो उसके लिए हमने ऑक्सीजन लिखा और फिर हमने कहा कि CO2 बन रही है। और क्योंकि कोई चीज जलती है तो फिर क्या उत्पन्न होती है भाई? आग उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा भी बाहर निकल रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। किसके लिए? तो भाई अभिक्रिया के लिए। बात समझ में आई? अभिक्रिया
के लिए। तो आप सब मेरे को एक बात बताएंगे, पहले रासायनिक समीकरण आया या फिर पहले रासायनिक अभिक्रिया आई? जल्दी बताओ। जैसे आप लोग एक सवाल पूछते हो ना कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, ऑन द सेम वे एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया पहले आई या फिर रासायनिक समीकरण जो है वो पहले आया, है ना? आप मेरे को बताएंगे, ठीक है? आपने कहा सर बिल्कुल बता देंगे। तो अब अपने पास दो चीजें हैं। सिंपली तरीके से हम जो बोलते हैं कि भाई दूध फट गया, श्वसन हो रहा है, लकड़ी जल रही है, लोहे में जंग लग रहा है, ये सारी चीजें जो हम बोलते हैं ना बबुआ, ये क्या है? ये है रासायनिक अभिक्रियाएं। ये जितनी चीजें हम बोलते हैं ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और जिन तरीकों से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किस रूप में? चिन्ह के रूप में। चिन्ह के रूप में जिन तरीकों से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं भाई चिन्ह के रूप में। तो जिन तरीकों से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। चलो, तो रासायनिक अभिक्रिया आप सीख ली, बोलो यस सर। रासायनिक समीकरण भी अपन ने सीख लिया, बोलो यस सर। खेल कैसा हो गया? खत्म। चलो, अब ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, या समीकरण होता है ना, ये दो तरीकों से होता है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसको मैंने यहां पर लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के लिए, यार रुको मजा नहीं आया, रुको, इसको ऊपर लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए तो क्या देखेंगे? तो भैया समीकरण देखेंगे। बात समझ में? तो हमने कहा भैया रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो समीकरण है वो कितने प्रकार का होगा? जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था 2 प्रकार का। कौन सा? चलो लिखते हैं, बहुत सिंपल। आओ, तो एक तो मैंने यहां पर लिखा कि मेरे पास मैग्नीशियम है, दूसरा मैंने लिखा कि मेरे पास ऑक्सीजन है। एक तो मैंने लिखा कि भैया मेरे पास जो है मैग्नीशियम है, दूसरा मैंने लिखा कि मेरे पास ऑक्सीजन है। आपने कहा हाँ जी सर। अब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा तो बेसिकली क्या होगा वो देख लेते हैं अपन, ठीक है? तो आपने कहा सर MgO बनेगा। तो एक तो ये है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ बबुआ क्या ये बैलेंस्ड है या संतुलित है, तो पहले आप मुझसे पूछोगे, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि बैलेंस है कि नहीं है, तो आप पहले मुझसे ही पूछ लोगे सर संतुलित का मतलब तो बताइए। चलो एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या दोनों तरफ मैग्नीशियम बराबर है? क्या दोनों तरफ मैग्नीशियम बराबर है? दोनों तरफ मतलब भाई कौन से तरफ? देखो इधर वाला जो भाग होता है ना, जिसको आप लोग पता है क्या कहते हो? LHS कहते हो, ठीक है? और ये कौन सा होगा? RHS होगा। LHS कहते हो, RHS कहते हो, लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड। बात समझ में आई? तो ये वाला जो भाग होता है ना, इसे को हम लोग कहते हैं अभिकारक। तो भैया यही हो जाएगा अभिकारक और यहां पर हो जाएगा उत्पाद। क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका उत्पाद। क्लियर है? तो अभिकारक एक तरफ रख दिया, उत्पाद हमने एक तरफ रख दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये कहानी है। चलिए, तो अभिकारक हो गया और यहां पर क्या हो गया? आपका उत्पाद हो गया। तो अभिकारक वो चीजें होती हैं जिनसे कुछ बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर MgO बना रहे हैं, तो भाई इन दोनों से मिलकर कुछ बन रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेगा? अभिकारक। जो बन जाता है ना, जो बन जाता है, जो बन गया, उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो भैया जो बन गया उसको अपन उत्पाद बोलेंगे, जिनसे बन रहा है वो क्या होगा? अभिकारक। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो एक ही मैग्नीशियम है, वहां भी एक मैग्नीशियम है, पर बेटा यहां पर 2 ऑक्सीजन है, वहां पर एक ही ऑक्सीजन है। देखो 2 ऑक्सीजन है और यहां पर क्या है भाई? 1 ऑक्सीजन है। बात समझ में आई? मतलब ऑक्सीजन बराबर नहीं है, मतलब कि यहां पर LHS और RHS जो है बबुआ वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो आपने कहा सर अच्छा बराबर नहीं है, संतुलित नहीं है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? असंतुलित बोलेंगे। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे भाई? असंतुलित बोलेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि संतुलित क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि संतुलित क्या हो जाता है भैया? जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्व कैसा होगा? एक समान होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो हमने कहा 2Mg plus O2 and this will turn into what? 2MgO. ठीक है? तो ये बन गया आपका 2Mg plus O2 gives what? 2MgO।
अब आपने कहा सर 2 मैग्नीशियम, उधर भी 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, वहां पर भी 2 ऑक्सीजन। कैसे 2 ऑक्सीजन? देखो ना, ये 2 आगे लगाए तो 2 ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमने क्या देखा, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा कि अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कैसी है? तो आपने कहा सर कैसी है? भैया एक समान है, भैया एक समान है, एक समान है। अरे बाबा, तो दोनों ही तरफ यदि आप परमाणुओं की संख्या की बात करेंगे तो ये कैसी है? भैया एक समान है। इसका मतलब ये क्या होगा? तो इसका मतलब ये क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये संतुलित समीकरण होगा। तो ये क्या होगा? तो भैया ये संतुलित समीकरण होगा। खेल कैसा हो गया? खत्म। तो ये हो जाएगा आपका संतुलित समीकरण। अभिकारक और उत्पाद में यदि परमाणुओं की संख्या एक प्रकार हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? संतुलित समीकरण बोलेंगे। खेल खत्म। ठीक, यस सर, दैट्स ऑल, रगड़ दिया अपन ने। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका संतुलित समीकरण। ठीक है, तो अब ना सुनो, इस प्रकार का समीकरण दिया रहेगा और ऐसा अपने को कुछ बनाना रहेगा। इसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा हिट एंड ट्रायल विधि, राइट, और दूसरा जो है वो हमारा होता है स्मार्ट ट्रिक विधि, जिसको हम ABCD मेथड भी कहते हैं। मैं दोनों आपको बताऊंगा। इतने सारे क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको जो है बहुत हलवा लगेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। डन। और भैया आप जो है यहां पर कुछ एक उदाहरण और दिए गए हैं रासायनिक समीकरण के, इसको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलो चलिए, तो भैया मस्त वाली बात कि ये सारे रिएक्शंस जो हैं, ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं जिसको हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, इसमें आपके भोजन का पचना हो गया, इसमें आपका श्वसन हो गया, इसमें किसी लोहे के ऊपर या लोहे की वस्तु के ऊपर जो है जंग लगना आ गया भैया, इसी में मैग्नीशियम के रिबन का या फीते का जलना और दही का बनना आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हैं आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं। अब यदि हम इसको चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो वो बन जाएगी आपकी क्या? रासायनिक समीकरण। चलिए मस्त वाली बात, हम एक काम करने वाले हैं, राइट, हम अभिकारक और उत्पाद, हालांकि इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, पर हम अभिकारक और उत्पाद दोनों की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? उत्पाद कहते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी। आपने कहा सर एक काम करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो भैया C के साथ में मैंने O2 मिलाया, मुझे कौन सी चीज मिली? तो मुझे मिला CO2। आपने कहा ओके सर जी। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या कर रही हैं भाई? हिस्सा ले रही हैं, हिस्सा ले रही हैं। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएंगे? आपकी अभिकारक हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी अभिकारक, और ये क्या हो जाएगा? तो भैया इधर वाला जो है ये हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, उत्पाद की यदि आप बात करेंगे तो उत्पाद जो है वो भी कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम बढ़ेंगे आगे। चलिए डेफिनेशन नोट कर लीजिए। हालांकि ये सबको पता रहता है पर कभी कभी ना इनका डेफिनेशन पूछ ली जाती है, परिभाषाएं पूछ ली जाती है, आपको वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब कई बार ये होता है कि आपसे बोला जाता है कि भाई चलो समीकरण तो ठीक है, रिएक्शंस तो ठीक है, पर ये बताओ कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उस समय पर आप कैसे पता लगाओगे कि कहीं पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, और आप इसमें लिख सकते हो कि सर स्वाद में परिवर्तन हो सकता है। किसमें हो सकता है? तो भैया स्वाद जो है इसमें भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। और क्या हो सकता है? तापमान में परिवर्तन आ गया। ठीक है, हाँ बस ठीक है, स्वाद में परिवर्तन हो सकता है। कोई गंध जो है वो निकल सकती है, तो वो भी हम ले लेते हैं। गंध का बाहर निकलना, जैसा कि भैया सीधी सी बात है, आपको पता है कि जब आप किसी लकड़ी को या किसी भी ईंधन को जब वायु यानी कि ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाओगे तो सिचुएशन में क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो उसकी एक अलग सी गंध हमें महसूस होती है।
साथ साथ में यदि हम देखें तो हमें जो है दम घुटने जैसी चीजें भी फील होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये वो सारी चीजें भैया जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, शामिल होती है, और ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। चलो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम सीधे सीधे अब जो है बात करने वाले हैं किसके बारे में, कुछ उदाहरण लेते हैं और रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी आप कहते हो कि सर संतुलित रासायनिक अभिकरण है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण है, अभिकरण नहीं समीकरण है, राइट, तो ये हमेशा ना किसको फॉलो करता है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को। अब आप बोलेंगे सर द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या है, तो भाई संरक्षण का नियम है, इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित है। कैसे है उसको भी हम समझ लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास कार्बन है, आपने कहा हाँ जी सर, फिर मैंने कहा इस कार्बन को हम मिला देते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, हमें कौन सी चीज मिलेगी, तो भैया हमें मिलेगा CO2। बात समझ पाई? अब द्रव्यमान लिखते हैं। अच्छा रुको, इसको थोड़ा ना बड़ा बनाते हैं अपन, ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 4-5 बढ़िया वाले जो हैं क्वेश्चंस, एग्जांपल्स हम करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से दिमाग के अंदर फिट कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलो कार्बन के यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो भैया कितना है, ये 12U है। ऑक्सीजन यदि हम बात करेंगे तो भैया कितना है, तो 32U है। और यदि CO2 की बात करेंगे तो ये 45U है, 44U है। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि जो कुल द्रव्यमान इस तरफ था, अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना था, तो आपने कहा सर 32 में एक काम करते हैं, 12 जोड़ देते हैं, तो 2 और 2 4 और 3 और 1 4। तो आपने देखा कि भाई कुल द्रव्यमान यहां पर भी 44U है और यहां पर भी 44U है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भैया रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है पर कुल द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है पर कुल द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है वो किसको फॉलो करेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, तो भैया द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को फॉलो करेगा। खत्म बात समझ में आई? तो एक तीर से अपने 2 निशान लगा दिए। तो आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की बात करोगे, राइट, वहां पर हमेशा आएगा आपका द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। पहली बात, द्रव्यमान भी एक समान होना चाहिए। दूसरी बात कि अभिक्रिया के LHS और RHS, मतलब अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कोई भी परमाणु जो रहेगा, कोई भी तत्व जो रहेगा, उसकी मात्रा कैसी होगी, तो भैया सीधी सी बात है, एक समान होगी। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो सवाल करेंगे, बढ़िया वाला सवाल करेंगे। और किससे करेंगे, तो भाई हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। और इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं यहां पर। मैंने कहा इस सवाल को मैंने लिख दिया है यहां पर। चलो ये Fe के साथ में कौन मिल रहा है, तो भैया जल मिल रहा है और Fe3O4 का निर्माण हो रहा है और H2 बन रही है। और Fe3O4 का निर्माण हो रहा है और बन कौन रही है, तो भाई हाइड्रोजन गैस बन रही है। बहुत ध्यान से देखें, Fe के साथ में आपका पानी जो है वो कह रहा है कि हम रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे हम क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। क्लियर? चलिए इसको अपने को क्या करना है भाई, तो बैलेंस करना है। तो अब यह आपका अभिकारक हो गया, वहां पर आपका हो गया उत्पाद। ठीक है, और हम इसको किससे कर रहे हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से। चलो तो इसको हम कर रहे हैं हिट एवं ट्रायल विधि द्वारा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, भैया 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 डिब्बे वाली मेथड, डिब्बे वाली विधि। अब आप बोलेंगे सर डिब्बे वाली विधि क्या है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, एक डिब्बा बनाना है, उसको 2 भाग में ऐसे लाइन मार देना है। बात समझ में? एक तरफ आपको रखना है अभिकारक, दूसरी तरफ आपको क्या रखना है, तो भैया दूसरी तरफ आपको रखना है बेटा उत्पाद। चलो तो ये डिब्बा मैंने यहां पर बना दिया। ठीक है, तो लिख भी देते हैं हम लोग, है ना। पहले स्टेप, सबसे पहले अभिकारक
एवं उत्पाद में तत्वों, सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या लिखें। दैट्स ऑल। सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की अपने को क्या लिखनी है भाई? संख्या लिखनी है। चलो लिखते हैं। आओ, ये लगाया मैंने तीर, ये मारा मैंने तीर, मैंने कहा यहां पर एक काम करते हैं कि डिब्बा बना लेते हैं। चलिए भैया, तो ये डिब्बा आप सभी बना लेंगे बेटा, मस्त वाली ये बात है। और जो है हम यहां पर इसको दो भाग में ऐसे विभाजित कर देते हैं। चलो भाई, ये भी कर दिया हमने। यार इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास तीन ही तो तत्व हैं, है ना। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ चलिए, इतना तो आप कर ही लेंगे, बहुत मस्त वाली बात। अब यहां पर क्या लिखना है? तो भाई अभिकारक लिखना है। और यहां पर क्या लिखना है? तो भैया उत्पाद लिखना है। आपने कहा सर ये तो कर ही लेंगे, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब आप मुझे बताओ कौन से तत्व हैं? तो आपने कहा सर देखो, एक आयरन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। चलो भैया, तीनों को अपन बना लेते हैं। आयरन यहां पर दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। कौन सा कितना है वो भी हम देख लेते हैं, ताकि बैलेंस करने में हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपने कहा सर देखो, अभिकारक की तरफ आयरन एक है, हाइड्रोजन दो है, और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो भाई ऑक्सीजन कितना है? तो सिर्फ एक है। चलिए, ये पहली बात हो गई, है ना। अब यदि हम बात करते हैं किसके तरफ? भाई उत्पाद की तरफ। तो यहां पर यदि आप आयरन की बात करोगे, आयरन बोले तो लोहा, ठीक है। तो आयरन कितना हो गया? तो भैया ये हो गया 3। ऑक्सीजन कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 4। और हाइड्रोजन कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 2। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, ये पहली बात हो गई, ये जो है आपकी पहली बात हो गई। अब यहां से कहानी शुरू होती है। आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि भैया कौन सा ऐसा तत्व है, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिया गया है। अंतर किसमें ज्यादा है? अभिकारक की तरफ परमाणु और उत्पाद की तरफ जो परमाणु दिए हुए ना, उसमें डिफरेंस कहां पर ज्यादा है, यह अपने को देखना है। आपने कहा सर देखो, Fe में तो 3 है, हाइड्रोजन में तो अभी बराबर ही दिख रहा है, पर ऑक्सीजन एक तरफ 4 है और एक तरफ जो है वो हो गया आपका कितना भैया? 1 ही है। बात समझ में आई? तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उसको 4 से गुणा कर दो, बराबर अपने को करना है। बात समझ में आई? तो दूसरी वाली जो स्टेप है ना, वो क्या कहती है कि अभिकारक तरफ, ठीक है, ऑक्सीजन को कितना करना है भाई? 4 करना है। देखो, उत्पाद की तरफ तो 4 पहले से ही है, अभिकारक की तरफ कितना करना है? तो भाई 4 करना है। बड़ी सिंपल सी कहानी, मस्त वाली कहानी। तो आपने कहा सर ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, हलवा वाली बात है। कैसे हलवा वाली बात है भैया? ये देखो, Fe प्लस यहां पर H2O एंड इट गिव्स व्हाट? Fe3O4 प्लस यहां पर आपका हो जाएगा H2, राइट। और आपने कहा कि सर देखो, यहां 4 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करने के लिए हम आगे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे भी हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर एक नया दर्द निकल कर आता है कि सर हमको ना ये समझ में नहीं आता है कि कोई तत्व कितना है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि कोई तत्व जो है वो कितना है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत जाती है ये बताने में कि सर देखो, ऑक्सीजन यहां पर 4 है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर हाइड्रोजन जो है वो 8 होंगे, ऑक्सीजन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे छोटे मोटे आप लोगों को डाउट्स हो सकते हैं, उसी को एक बार अपन क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं और ये बताते हैं कि कैसे बताओगे। बात समझ में आई? कैसे बताओगे कि किसी आयन के अंदर, किसी अणु के अंदर, किसी परमाणु में तत्व की संख्या कितनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहां पर ना बढ़िया से इसको कनेक्ट कर देता हूं। सवाल समझ में आ गया? सवाल क्या है कि हमारे बहुत सारे नन्हे मुन्ने धुरंधर बच्चे जो हैं, उनको कई बार ये समझ में नहीं आता कि सर 4 ऑक्सीजन कैसे हुए। बहुत सारे बच्चों को पता होता है, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इसमें होता है कंफ्यूजन। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो अपन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना। किसी आयन क्या होता है? तो भाई इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो चीज बनती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक समान नहीं होती, उसको अपन आयन कहते हैं। किसी आयन या फिर अणु में, किसी तत्व
की संख्या ज्ञात करना। क्या करना? तो भाई तत्व की संख्या ज्ञात करना। समझते हैं इस कहानी को, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे 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 हमने यहां पर एक उदाहरण लिया 2C, बात समझ में आई। हमने यहां पर एक उदाहरण लिया 2C, तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि 2 कार्बन है। 2 कार्बन क्या है? परमाणु है। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई। पर यदि हम कहते हैं कि सर, कहानी बड़े इंटरेस्टिंग, हम कहते हैं कि भैया CaCO3 है। यदि हम कहते हैं CaCO3 है तो बताओ जरा कितने कैल्शियम, पहले तो ये बताओ कि कितने तत्व। बात समझ में आई। तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है कि जो यहां कैल्शियम है ना वो 1 है, कार्बन है ना वो भी आपका 1 है। पर यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं? तो 3 परमाणु हैं। बात समझ में आई। हम सिर्फ परमाणु को रिप्रेजेंट करेंगे। पर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ा और तूफानी करते हैं और यहां पर लिख देते हैं 3CaCO3। अब बताओ जरा कौन सा तत्व कितना है? तो आगे यदि कुछ लिखा है ना, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आगे लिखा हो या नीचे लिखा हो, जैसे अब ये क्लोरीन है, इसके नीचे लिखा हो या आगे लिखा हो, इसके नीचे लिखा है तो भी क्लोरीन 2 होंगे, इसके यदि आगे लिखा है तो भी क्लोरीन कैसे होंगे? तो भैया 2 होंगे। तो आपने कहा सर मस्त वाली ये बात है। अब यहां पर कैल्शियम आपका कितना हो जाएगा? भाई 3 हो जाएगा। कार्बन जो है वो भी 3 हो जाएगा। पर यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो एक CaCO3 में 3 था। 1 रुपए में 3 चॉकलेट आती है, 3 रुपए में कितनी आएगी भाई? 9 चॉकलेट आएगी। तो अब यहां पर ऑक्सीजन जो है वो आपका 9 हो जाएगा। चलिए, तो ये 3 चीज तो यहां पर खत्म होगी। सर तो बहुत सिंपल है, राइट? चलो एक अच्छा वाला उदाहरण लेते हैं बेटा। अब यदि मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि आपको बताना है Al2 और SO4(3), अब ये हो गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर कैसे बताओगे? तो आपने कहा सर देखो एल्यूमिनियम का तो बहुत सिंपल है। आपने कहा सर एल्यूमिनियम का बहुत सिंपल है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। कैसे? देखो एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ सल्फर कितना है? तो बहुत सारे बच्चे कई बार क्या करते हैं, कहते हैं सर सल्फर 1 है, जबकि सल्फर 1 नहीं है बेटा। देखो ब्रैकेट के बाद 3 लगा हुआ है ना, तो सल्फर जो आपका होगा वो 3 हो जाएगा। और बताओ जरा बबुआ ऑक्सीजन कितना होगा? तो आपने कहा सर ऑक्सीजन, देखिए सर एक SO4 जो है उसमें 4 ऑक्सीजन है सर। बात समझ में? तो 3 SO4 जो होंगे उसमें ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। हालांकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर अपने को कुछ भी स्किप नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, पर उसके बाद भी उनको छोटी छोटी चीजों में दिक्कत जाती है। उसके पीछे की कहानी ये होती है कि बेटा आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी परेशानी होती है। बात समझ में आ रही है? तो अपने को भैया बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, बहुत बढ़िया तरीके से अपने को वो सवाल बनना ही चाहिए। ठीक है, चलो अब ये ऐसा हो गया। अब मैंने यहां पर कहा, बहुत ध्यान से देखेंगे, अब मैंने कहा कि नहीं नहीं सुनो, 2Al2 लेते हैं, SO4 लेते हैं और 3 लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा? तो आपने कहा सर डबल हो जाएगा, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपका जो एल्यूमिनियम है वो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर 4। देखो इसमें तो 2 थे, आगे 2 आ गया। ऐसे ही यदि हम सल्फर की बात करेंगे तो भाई सल्फर कितना हो जाएगा? यहां पर 3 है, ऐसे वाले 2 हैं, तो सल्फर आपका 6 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो भैया 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो आपको किसी भी आयन के अंदर, किसी भी अणु के अंदर, किसी भी तत्व की संख्या को ज्ञात करना पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक आयन वाला भी ले लेते हैं अपन, आ जाओ एक आयन वाला भी ले लेते हैं। अब 7वें नंबर पे मैंने कहा भैया OH नेगेटिव आयन है और यहां पर ऐसे 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, एक होगा ऑक्सीजन, हालांकि हाँ ये हो सकता है। अब एक होगा ऑक्सीजन, एक होगा आपका हाइड्रोजन, और आगे क्योंकि 3 लगा हुआ है इसलिए दोनों किससे गुणा हो जाएंगे? तो भाई 3 से गुणा हो जाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी कहानी कि ऑक्सीजन आपका 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी आपका 3 हो जाएगा, खेल आपका खत्म हो जाएगा।
ठीक है, बढ़िया से नोट कर लो। आज के बाद कभी आपको किसी भी आयन या फिर अणु के अंदर यह बताने में दिक्कत नहीं जाएगी कि कौन सा तत्व कितना है। ठीक ठीक, बोलो यस सर। कॉपी में नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, हम इस कहानी को आगे लेकर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो डन। आपने कहा हाँ जी सर। चलिए अब भैया 4 तो आपने यहां पर लगा दिया। अब आपको एक नई समीकरण मिली, तो इस समीकरण को आप जो है कितना बोलते हैं, तो आप इसको 1 बोलते हैं। चलो इस समीकरण को आपने कहा कि ये पहला समीकरण है। क्या करेंगे, फिर से डिब्बा बनाएंगे। बस इतनी सी बात है, डिब्बा बनाते जाना है, हीरो बनते जाना है, दैट्स ऑल, यही कहानी है। चलो तो फिर से डिब्बा बनाएंगे। तो अब इसका डिब्बा यहां पर बनाते हैं, आ जाओ। इस बार डिब्बा ना अपन इस वाले रंग से बनाएंगे, तूफानी करेंगे अपन, तूफानी। ये लो, ये बना दिया मैंने डिब्बा। ठीक है, चलो इस बार फिर यहां डिब्बा बना दिया मैंने। और भैया 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 इस डिब्बे के साथ अपन थोड़ा और तूफानी धमाका करने वाले हैं। रुको, अब भी रुको, अब भी मजा आएगा। राइट, बोलो यस सर। अभी कारक यहां पर कौन, आपने कहा सर उत्पाद। राइट, और यहां पर कौन, तो आपने कहा सर तत्व। और बेटा तत्व कौन से हैं, तो आप कहोगे सर देखो आयरन है, हाइड्रोजन है, और क्या है, तो भैया ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं। तो भाई Fe तो मेरे को अभी यहां पर एक ही दिख रहा है, यहां पर मुझे 3 दिख रहा है। ऑक्सीजन यहां पर मुझे हाइड्रोजन मुझे यहां पर कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर देखो अभी अपन ने सीखा था 4 दूनी 8, तो यहां पर हो जाएगा 8। हाइड्रोजन जो है वो यहां पर कितना है, तो भैया 2 है। और ऑक्सीजन की यदि हम बात करेंगे तो बेटा ऑक्सीजन भी यहां पर 4 है, और यहां पर भी ऑक्सीजन कैसा है, 4 है। बहुत सिंपल सी कहानी। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर ऑक्सीजन बैलेंस के चक्कर में हाइड्रोजन जो था ना अपना, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हमारा जो हाइड्रोजन था, बात समझ में आ रही है, वो थोड़ा सा बिगड़ गया। कोई बात नहीं, अब हम एक काम करते हैं दूसरी स्टेप पे। चलो यहां लिख देता हूं मैं कि इधर वाला जो हाइड्रोजन है, उत्पाद वाला, राइट, उत्पाद वाला जो हाइड्रोजन है उसको किससे गुणा कर दीजिए, बहुत सिंपल सी कहानी। तो भाई 4 से गुणा कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि यहां पर 8 है, उसको 4 से गुणा करोगे, आप सब जानते हो, दो चौके कितना होता है भाई, 8 होता है। बस खत्म बात, तो लिख देते हैं इट गिव्स व्हाट, Fe3O4 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, 4 से, क्योंकि आपने गुणा किया है तो ये इतना हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो नहीं, अभी इस पे नहीं लगाएंगे, बैलेंस वाले पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये चीज तो अपने को मिल ही गई ना, ये चीज तो अपने को मिल गई। अब फिर से क्या करना पड़ेगा भाई, एक डिब्बा बनाना पड़ेगा। और क्यों बनाना पड़ेगा, बड़ी सिंपल सी कहानी, क्योंकि अभी भी सब कुछ बैलेंस नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं। चलो एक बॉक्स बनाते हैं मस्त वाला, शानदार वाला। ठीक है, ये बनाते हैं अपन। चलो ये बॉक्स हमने बना दिया इसके लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मजेदार एकदम। ये है तत्व, ये है आपका अभिकारक, और ये है आपका उत्पाद। बात समझ में आ गई, मस्त वाली कहानी। तीनों चीजों को फिर से हमने यहां पर पटका, Fe ले लिया, H ले लिया, O ले लिया। Fe कितना है, तो भैया यहां पर 1 है, यहां पर 3 है। हाइड्रोजन अब आपका 8 और 8 है। ऑक्सीजन अब आपका 4 और 4 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब हम बात किसके बारे में करेंगे, तो भाई आयरन के बारे में बात करेंगे। और बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, क्या करने का, इधर पे 3 से, ये देखो 3 दिख रहा है ना, यहां पर 3 से गुणा करने का, दैट्स ऑल। तो ठीक है जी, अब जो है हम फाइनल रिएक्शन को यहां पर लिख देते हैं। तो फाइनल रिएक्शन विल टर्न इनटू व्हाट, 3Fe plus 4H2O and it gives what, it must be given by, ओके जी, और ये हो जाएगा आपका 4H2O।
दैट्स ऑल। तो ये इस तरीके से आपकी जो रिएक्शन है वो यहां पर कैसी हो जाएगी, मस्त वाली कहानी है। तो भैया यहां पर जाकर आपकी जो रिएक्शन है वो बेटा कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बहुत मजेदार कहानी। और यही क्या होगा, तो यही हमारा होगा संतुलित समीकरण। थोड़ा और इधर लिख देते हैं, राइट। और यही क्या होगा, संतुलित समीकरण। चलो, तो भैया यही हो जाएगा संतुलित समीकरण। बहुत मजेदार बात, ठीक है। अब इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में निकल के लिखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। चलो ठीक है, डन डनाडन। चलिए भैया, तो डन डनाडन एकदम हो गया। इसको अपन पूरा लिख देते हैं संतुलित, और यहां पर आ जाएगा समीकरण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब एक और चीज यहां पर करनी होती है, हमें जो है सबकी भैया अवस्था लिखनी होती है। जैसे Fe जो है आपका, वो आपका ठोस अवस्था है। जल की यदि आप बात करेंगे तो जल जो है वो आपकी द्रव अवस्था में, Fe3O4 जो है ये आपकी सॉलिड स्टेट में, एक्वस भी हो सकता है। और हाइड्रोजन की यदि आप बात करेंगे तो भैया हो गया आपका गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला यौगिक। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। हम एक और उदाहरण लेंगे, इस कहानी को पूरा और कंप्लीट करेंगे। चलो, तो वन बाय वन हमने जो है कौन सी मेथड, तो आप इसे कहते हो हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि सर ये डिब्बे वाली मेथड है। ठीक है, चलो, तो ये हमने जो है कर लिया, और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने। एक और चीज आपको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बहुत सारे ऐसे, आप नमक की बात करें, लवण की बात करें, अम्ल की बात करें, या फिर क्षार की बात करें, वो ना जलीय विलयन में पाया जाता है। बात समझ में? देखो भाई, ठोस है, द्रव है और गैस है, ये तो अपने समझ में आ जाता है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक्वस सिचुएशन में पाई जाती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि सर H2SO4 लिखा होता है ना सर, तो उसके आगे ना सर एक्वस लिखा होता है। सर अब इसका मतलब क्या है? बात समझ में? तो बेटा अकेला H2SO4 रिएक्शन कर ही नहीं सकता। पूछो क्यों? पूछो। क्योंकि H2SO4 में जो आयन होंगे वो बिना किसी माध्यम के, भले ही वो जलीय माध्यम हो या फिर कोई और माध्यम हो, टूटने वाला नहीं है। जब इसका आयन ही नहीं टूटेगा तो ये रिएक्शन करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसलिए आपने देखा होगा कि भाई ZnSO4 लिखा होता है तो उसके आगे ऐसा AQ लिखा होता है। तो ये AQ किसको बताता है? जलीय विलयन को बताता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम यही जान ले, क्लियर है कहानी? यस सर, कि कौन सी चीजें ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, कौन सी द्रव में, कौन सी गैस में, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम जलीय विलयन में देखते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैंने यहां पर लिया एक और यहां पर बोर्ड। चलो, रासायनिक, सारी तो नहीं लिख सकते हम क्योंकि हमारे आसपास तो भाई लाखों में रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक यौगिक है, रासायनिक तत्व है, पर कुछ ऐसे जो बार बार यूज कर लिए जाते हैं इसमें रिएक्शंस में, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई रासायनिक पदार्थों के लिए, मैंने यहां पर लिख दिया कि रासायनिक पदार्थों के लिए, मैंने लिखा रासायनिक पदार्थों के लिए अवस्थाएं। अवस्थाएं, क्या ये कहानी क्लियर हो गई? आपने कहा हाँ जी सर। चलो भैया, सबसे पहले तो अपन आते हैं किस पर? हमारी फेवरेट स्टेट ठोस पर, कि ठोस अवस्था जो है सामान्य तापक्रम पर किसकी होगी। तो जितने भी आपके क्या होंगे, बहुत ध्यान से देखना, जितनी भी आपकी धातुएं होंगी, साथ में आपका कार्बन हो गया, ठीक है, साथ में आपका सल्फर हो गया, जितनी भी धातुएं, मरकरी को छोड़कर, बात समझ में आ रही है? मरकरी यानी कि पारा को छोड़कर जितनी भी धातुएं होंगी वो सारी की सारी कैसी पाई जाएंगी? ठोस पाई जाएंगी। मतलब यदि कहीं पर कॉपर लिखा है, तांबा लिखा है, तो आपको ठोस लगाना है उसके आगे। कहीं पर सोना लिखा है, कहीं पर चांदी लिखा है, कहीं पर लोहा लिखा है, कहीं पर कैल्शियम लिखा है, इन सब के आगे आपको एस यानी कि ठोस लगाना है, सॉलिड। ठीक है, चलो, कार्बन हो गया, ठोस में कौन हो सकता है? तो सभी धातुएं हो सकती हैं। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, यहां पर आपका फास्फोरस हो गया। बात समझ में आ रही है? साथ में यदि हम देखेंगे तो भैया आयोडीन हो गया। ठीक है जी, तो ये सारी जो धातुएं होती है और जो तत्व होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। वहीं के वहीं यदि हम गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था में कौन होगा? तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो भैया एक तो आपका हाइड्रोजन, एक तो आपका ऑक्सीजन, फिर बात करोगे क्लोरीन की, फिर बात करोगे किसकी? फ्लोरीन की,
और फिर बात करोगे नाइट्रोजन की। तो ये सारे के सारे जो आपके तत्व हैं ये समान तापक्रम पे किस पे पाए जाते हैं? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, ये सब पाए जाते हैं किस पर? गैसीय अवस्था में। ठीक है, और साथ में कौन है? तो भैया जितने भी आपकी आदर्श गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें आप कह लो, नोबल गैसें हैं। और कौन पाया जाता है? तो कुछ कॉमन गैसें हैं जिसके बारे में आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हम बात करें तो भैया नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या फिर यदि हम बात करें तो भैया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सब जो है ये पाए जाते हैं आपके गैसीय अवस्था में। और यदि इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है हमारा H2O हो गया, ठीक है, फिर हमारा बेंजीन हो गया, फिर हमारा देखो C2H5OH हो गया। तो यहां तक तो हर एक बच्चे को पता होता है कि सर चलो इन सब की जो अवस्थाएं हैं वो तो हमें ऑलरेडी पता है, पर सवाल पैदा होता है कि सर अभी भी इसमें जो है हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट यौगिकों को शामिल नहीं किया है, उनको भी हम कर लेते हैं। मस्त वाली कहानी आ जाओ। तो मैंने कहा भैया जलीय अवस्था, जल नहीं जलीय अवस्था, और इसको हम कैसे बताते हैं? एक्वस से बताते हैं। तो अधिकांश आपके जो लवण होंगे, जैसे हम लोग नमक भी कहते हैं, साथ में अधिकांश जो है भैया अम्ल होंगे, अधिकांश जो क्षार होंगे, ये सब किस अवस्था में पाए जाएंगे? तो एक्वस में पाए जाएंगे। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अवस्थाएं कैसे लगाते हैं इसके बारे में दिक्कत जाती है, और फिर इससे कई बार आपके जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े से कट लिए जाते हैं। बात समझ में आई? तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। भाई सीधी सी बात, आपने कहा सर ZnSO4 है, हमने कहा हाँ जी सर बहुत बढ़िया ZnSO4 है, आगे एक्वस लगा दो। चलो फिर आपने कहा सर थोड़ा और तूफानी करते हैं, HCl लेते हैं, आपने कहा ओके सर, फिर एक्वस लगा दो। बात समझ में? तो एक्वस का मतलब क्या होगा भाई? जलीय होगा, क्योंकि अम्ल क्षार या लवण जो है जब तक आयनों में परिवर्तित नहीं होंगे तब तक वो रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, और जब तक आयनों में परिवर्तित नहीं होंगे जब तक वो रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, और जब तक वो रिएक्शन नहीं करेंगे तब हम संतुलित समीकरण कैसे बनाएंगे भाई? ठीक है, एक और पार्ट है उसको भी अपन यहां लिख लेते हैं बेटा। आप जानते हो कि अवक्षेप बनता है, अवक्षेप को अपन क्या बोलते हैं? तो भाई अवक्षेप हो जाता है आपका प्रेसिपिटेट। बात समझ में आ रही है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो एक उत्पाद जो है वो आपका कैसा बनेगा? तो भाई अवक्षेप बनेगा। ये अघुलनशील ठोस होता है, तो अवक्षेप जो है वो क्या होता है? तो आपने कहा सर अघुलनशील ठोस। चलो अब यदि ये अघुलनशील ठोस है तो इसकी अवस्था क्या होगी? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी ठोस अवस्था में पाया जाएगा, यानी कि सॉलिड। ठीक है, यस सर। चलो सबके स्टेट भी अपन लिख देते हैं भैया, सॉलिड, गैस, लिक्विड। जलीय अवस्था जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? तो भाई एक्वस हो जाएगी। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ऊपर के तीनों बता पाना बड़ा आसान है, पर यदि आप जलीय अवस्था की बात करेंगे तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो, एकदम मस्त वाली बात है ना। चलिए थोड़ा अपन और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर, 2-3 और सवाल करेंगे जिससे ये कहानी और इजी हो जाएगी। चलो आओ, अब ये सारी रिएक्शंस आपको दी गई है, इसको आपको बैलेंस करना है, पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि इससे हम एक तीर से 2 निशान लगाने वाले हैं। मैं ना रिएक्शन उठा रहा हूं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से, तो जीव विज्ञान का भी एक पोर्शन का आपका रिवीजन हो जाएगा, और केमिस्ट्री में रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं उसका भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो ये नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भाई, एक रिएक्शन है कि आपसे पूछा गया है, और आपसे पता है क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है, प्रश्न ये है, प्रश्न है श्वसन अभिक्रिया को संतुलित करें, श्वसन अभिक्रिया को संतुलित करें।
चलिए, अब इसके लिए तो भैया पहले अपने को श्वसन अभिक्रिया पता होनी चाहिए। श्वसन अभिक्रिया पता होने के लिए पहले हमें जैव प्रक्रम के बारे में पता होना चाहिए और उसके लिए पहले हमें लेक्चर्स देखना चाहिए। तो बिना किसी देरी के बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, आप जाकर देख लीजिएगा। वहां पर आपको श्वसन टॉपिक के अंदर एक रिएक्शन मिलेगी, उसको मैं सीधे यहां पर लिख रहा हूं। चलो, तो बच्चों रिएक्शन जो है वो है आपकी C6H12O6। फिर से लिखते हैं C6H12O6। और ये किसके साथ मिलता है? तो भैया ऑक्सीजन के साथ मिलता है। और जब वायवीय श्वसन होता है तो किसके अंदर होता है? तो आपने कहा सर 9th में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वायवीय श्वसन। और उसके कारण हमें दो चीजें मिलती हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। एक तो CO2 मिलता है और साथ में हमें H2O मिलता है और साथ में हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को एक तरफ रख देते हैं, किस रूप में मिलती है? तो आपने कहा सर ATP के रूप में मिलती है, 38 ATP मिलती है। और डिटेल में यदि जानना है तो करना क्या पड़ेगा? बायोलॉजी वाले पोर्शन में जाकर प्लेलिस्ट से राइट जीव विज्ञान के जितने भी लेक्चर्स है वो आपको देखने पड़ेंगे, कहानी बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। चलो, तो स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 तो हमने लिखा हल। ठीक है भैया, हल लिखने के लिए हमने कहा कि स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या करेंगे? तो भाई सबसे पहले तो आपने लिख दिया, इसको हम कहते हैं असंतुलित अभिक्रिया। और ये जो असंतुलित अभिक्रिया है इसके लिए ढांचा समीकरण भी शब्द यूज किया जाता है। सो बी रेडी फॉर दैट, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को अपन असंतुलित अभिक्रिया या फिर ढांचा समीकरण भी कहते हैं। सीधी बात, एक डिब्बा बनाया जाएगा। चलिए एक डिब्बा बनाते हैं, वही मस्त वाली कहानी। ठीक है, चलो ये बनाया गया डिब्बा, यहां बना दे। चलो ये बना दिया गया डिब्बा। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है जी, यहां से एक लाइन मारी, यहां से एक लाइन मारी और यहां से एक लाइन मार दी। ठीक है, चलो तो यहां पर बेटा तत्व लेंगे, यहां पर हम लोग जो है अभिकारक ले लेंगे, उसकी संख्या लेंगे और यहां पर जैसा कि आप जानते हो कि हम उत्पाद लेंगे और मेरे साथ साथ बैलेंस करते जाओ, क्योंकि जितने सवालों की आप क्या करने वाले हो भाई, प्रैक्टिस करने वाले हो, उतनी ही कहानी बनने वाली है इंटरेस्टिंग। चलिए, तो यहां तत्व ले लिया, अभिकारक ले लिया, उत्पाद ले लिया। चलो भैया, तत्व हमारे पास 3 है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन जो है वो मुझे यहां पर 6 दिख रहे हैं, कार्बन मुझे यहां पर सिर्फ 1 दिख रहा है। अरे बाबा, हाइड्रोजन जो है वो मुझे यहां पर 12 दिख रहे हैं, उधर पर हाइड्रोजन मुझे सिर्फ 2 दिख रहे हैं। अरे बाबा, मजेदार कहानी। चलो, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो भैया ऑक्सीजन यहां पर 6 और 2 8 दिख रहे हैं और ऑक्सीजन मुझे वहां पर सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं। बात समझ में आई? तो अब सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे? तो हम हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर सकते हैं, राइट, और कार्बन को भी बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीजन बाद में ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने कहा हाँ जी सर, एक काम करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो भाई सीधी सी बात है कि देखो, इसको या तो हाइड्रोजन वाले को 6 से गुणा कर दो वहां पे, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, या तो कार्बन वाले को 6 से गुणा कर दो तो कार्बन बैलेंस हो जाएगा। दोनों भी एक साथ कर सकते हो, पर एक बार में एक ही तत्व हमें करना है। चलिए, तो सीधी सी बात है कि उत्पाद में, रुको, उत्पाद में हाइड्रोजन H2O को 6 से आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। इससे क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। उससे ये देखो, उत्पाद में जिसको 6 से गुणा करोगे ना तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। और यही तो अपने को करना है। संतुलित समीकरण का मतलब ही ये होता है कि अभिकारक और उत्पाद की तरफ जो है हर एक तत्व की संख्या कैसी हो? एक समान हो। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी भाई? उसको भी अपन लिख लेते हैं, मस्त वाली कहानी। चलो रिएक्शन लिखते हैं। तो अब रिएक्शन हो जाएगी C6H12O6, इसे अपन ग्लूकोज कहते हैं। साथ में यदि हम बात करें तो भैया O2 and it gives what? It gives CO2 प्लस। क्या किया था आपने? 6 से गुणा किया था। अरे बाबा, बहुत शानदार, 6H2O। चलो, ये हो गया। अब यदि ये हो गया तो ध्यान से देखेंगे, एक डिब्बा और बनेगा, एक डिब्बा जो है वो और बनेगा, तो उसको अपन यहां पर बना देते हैं। ठीक है, चलो, इसके लिए एक डिब्बा यहां पर और बनेगा, उसको मैंने कहा 2। तो ये तो हमारी भैया पहली समीकरण थी। बोलो यस सर,
ये हमारी कौन सी समीकरण है? तो भैया ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। चलिए एक डिब्बा जो है हम लोग और बनाते हैं यहां पर, ठीक? आपने कहा हाँ जी सर। और भैया यहां पर एक लाइन मार देते हैं, यहां पर भी एक लाइन लगा देते हैं, और यहां पर भी जो है एक ऐसे बना देते हैं। आपने कहा ठीक है सर जी। चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये हो गया आपका तत्व, यहां पर हो गया आपका अभिकारक, और यहां पर हो गया उत्पाद। तो तत्व हो गया, अभिकारक हो गया, और कौन सी चीज हो गई? तो भाई सीधी सी बात है, उत्पाद हो गया। अब मेरे पास कार्बन है, मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास कौन सी चीज है? तो भाई ऑक्सीजन है। अभिकारक की यदि हम बात करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मेरे पास यहां पर 6 है, यहां पर सिर्फ 1 है। हाइड्रोजन की बात करोगे बेटा तो इधर पे भी 12, ये वाली समीकरण देखना है। हाइड्रोजन की बात करोगे तो यहां पर भी 12 और यहां पर भी 12। तो हाइड्रोजन तो अपना बैलेंस हो चुका है, देखो 12, और यहां पर भी कितने हो गए? 12। तो हाइड्रोजन अपना बैलेंस हो चुका है, राइट? कार्बन और ऑक्सीजन अपना बैलेंस नहीं हुआ है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहां पर 8 है, और अब यहां पर जो ऑक्सीजन है, यहां पर कितने भाई? तो यहां पर 6 और 2 8, यहां पर भी ऑक्सीजन अभी आपके 8 हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया, पहले 3 थे, ओके, अब यहां पर 8 हो गए। यहां पर ऑक्सीजन 6 और 2 8, 2 और 6 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम किसको बैलेंस करेंगे? तो आपका फेवरेट एलिमेंट, आपका फेवरेट तत्व जिस पर एक पूरा चैप्टर बना हुआ है, यानी कि कार्बन, ठीक है? चलिए, तो ये दूसरी स्टेप हो गई। अब मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, है ना? तो अब मैंने लिख दिया यहां पर, इसके नीचे इस वाले को देखकर हमने ये लिखा कि भाई ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं? भाई बिल्कुल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इस वाले को यदि मैं 6 से गुणा कर दूंगा, यार ऑक्सीजन बिगड़ जाएगा, कर लेंगे बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि मैं देखो यहां पर कार्बन 6 है, यहां पर कार्बन 6 बेटा, और यहां पर कार्बन सिर्फ आपका 1 है। तो करना क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, कि आप उत्पाद तरफ का जो कार्बन होगा ना, उसको आप क्या करें, 6 से गुणा करते हैं। तो इसको देखते हुए आपने ये देखा कि उत्पाद प्रकार का जो कार्बन है, मतलब कि यहां पर उत्पाद में क्या करने का, CO2 को 6 से गुणा करने का, CO2 को 6 से क्या करने का भाई, गुणा करने का। जैसे ही आपने गुणा किया तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिला, वो भी हम यहां पर लिख लेते हैं। तो गुणा करने के बाद इस इक्वेशन में C6H12O6 प्लस यहां पर जो है वो आपको क्या मिला, तो भाई O2 का तो O2 ही था, और साथ में आपको क्या मिला, तो 6CO2 मिल गया, राइट, और साथ में आपको जो है 6H2O मिल गया। लो भाई, ये भी और इंटरेस्टिंग बात। अब क्या करेंगे, तो एक डिब्बा और बनेगा, एक मजेदार सा डिब्बा जो है वो और बनेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए उसको भी बनाते हैं, आइए, क्योंकि अब लग रहा है कि ऑलमोस्ट बैलेंस अपना हो चुका है। चलो, तो अब एक डिब्बा हमने और बनाया, बस इतनी सी कहानी है। इसको हमने एक समीकरण कह दिया, तो इसको हमने कहा ये तीसरा समीकरण है। चलो भैया डिब्बा बनाते हैं, चलो आ जाओ। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में अपने को थोड़ा समय तो लगता है, पर आंसर आपका एकदम सटीक आता है और रिएक्शन आपकी एकदम प्रॉपर जो है वो बैलेंस हो जाती है। चलिए भैया, बड़ी मजेदार वाली बात, मैंने लिख दिया यहां पर तत्व, ठीक है, यहां पर हो गया बच्चों अभिकारक, यहां पर जो है हो जाएगा उत्पाद। तत्व हमारे पास 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो भाई, कार्बन की यदि हम बात करें तो 6 कार्बन वहां पर, 6 कार्बन यहां पर, 6 और 6 कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो भैया 12 हाइड्रोजन मुझे यहां दिख रहे हैं, और 12 हाइड्रोजन मुझे यहां पर भी दिख रहे हैं, ये भी बैलेंस। पर यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो अब ऑक्सीजन को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो 6 ऑक्सीजन यहां पर है, 2 ऑक्सीजन है, तो भाई ऑक्सीजन तो यहां पर 8 है, ठीक है, इधर पर कितने हैं, तो यार देखो 6 वहां पर और 6 दूनी 12 यहां पर, तो 6 और 12 कितने हो जाएंगे भाई, 18 हो जाएंगे। मस्त वाली बात, तो यहां पर तो 18 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो इस तरफ टोटल 18 है, इस तरफ भी टोटल अपने को 18 ही करने, 6 पहले से दिए हुए। एक काम करो, इस वाले को 6 से गुणा करोगे तो भाई 12 हो जाएंगे,
पूरी दुनिया जानती है कि 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। तो यदि आप इस वाले को 6 से गुणा कर दोगे तो 12 हो जाएंगे, खेल खत्म हो गया। तो लिखने का इसको सीधे सीधे कि अभिकारक में O2 जो है उसको आप किससे गुणा कर देंगे, तो भाई 6 से गुणा कर देंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये देखने में कैसा दिखेगा उसको हम देख लेते हैं, बात समझ में। तो ये देखने में कैसा थोड़ा ऊपर बनाया जाएगा और ये देखने में कैसा दिखेगा उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। मस्त वाली ये बात है। तो भैया जैसे ही आपने O2 में 6 का गुणा किया, नाउ दिस विल टर्न इनटू व्हाट, C6H12O6। थोड़ा और पीछे लिखेंगे, राइट, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के आगे आप 6 से गुणा कर चुके हो, देन 6CO2 एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 6CO2 के साथ में आपको क्या मिल रहा है, 6H2। क्या अब ये बैलेंस्ड है? तो एक और डिब्बा बनाकर हम इसको देख सकते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। चलो अभी इसको एक काम करते हैं, चेक करते हैं। पहले देखो, कार्बन 6, आपने कहा हाँ जी सर, कार्बन यहां पर भी 6, कार्बन का खेल खल्लास। बात करेंगे हाइड्रोजन की, 12 और भैया वहां पर 12, 12 दूनी कितना हो, इधर भी 12 उधर भी 12 बराबर, 12 दूनी तो 24 होगा, पर यहां आएगा ही नहीं वो। ऑक्सीजन यहां पर 6, यहां पर 12, कितने हो गए, 18। ऑक्सीजन यहां पर 12, वहां पर 6, कितने हो गए, 18। इसका मतलब जब अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ सभी तत्व जो है वो एक समान यदि संख्या में दिए हैं, राइट, मतलब समीकरण कैसा है आपका, संतुलित है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, राइट, ये लो पैक कर दो। अरे पैक कर दो, हो गया खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? और ये समीकरण आपका कैसा हो गया भाई, संतुलित हो गया। अब यदि हम बात करते हैं कि हमें यहां पर अवस्था भी लिखनी चाहिए, तो ये समीकरण जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं, खत्म बात। चलो अवस्था के साथ लिख देते हैं, फाइनल समीकरण हमारा। बात समझ में आ गई? चलो भैया इसको थोड़ा सा बना देते हैं ऐसे, मजेदार वाली कहानी। चलो आ जाओ। चलिए, तो ये समीकरण हमारा कैसे हो जाएगा भैया, C6H12O6। रुको, तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा दैट C6H12O6, और कौन सी अवस्था में, तो भाई ठोस अवस्था में। साथ में आपको मिल रहा है CO2। आप जानते हो कि ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होगा, और हमें मिलेगा 6CO2, भैया ये भी गैसीय अवस्था में होगा, और हमें मिलेगा 6H2O, और H2O यहां पर जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। खेल हो गया खल्लास। और ये रिएक्शन जो है, जब हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर जब यह अभिक्रिया होती है तो उससे मिलती है हमको क्या, ऊर्जा। बात समझ में आई? ये थी बायोलॉजी। तो रिएक्शन वहां पर बैलेंस्ड है, और यही क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यही होगा सही जवाब। तो बच्चों यही क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा सही जवाब। ये होगी आपकी रिएक्शन। इतना करने के आपको पूरे मिलने वाले हैं अंक, ठीक है। देख लो एक बार पूरा, जो है वीडियो रोककर एक बार पूरा देख लो आप। देख लिया? आपने कहा हाँ जी सर, पूरा देख लिया, पूरा देख लिया। तो भैया करना क्या है, डिब्बा डिब्बा बनाना है, हीरो बनते जाना है। जब तक सारे तत्व जो है वो बैलेंस नहीं हो जाते हैं, आपको कॉलम्स यानी कि डिब्बे जो है वो बनाते रहने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये डिब्बा बनाया, फिर आपने इक्वेशन बनाई, इसको देखकर फिर आपने डिब्बा बनाया, फिर आपने इक्वेशन बनाई, उसको देखकर फिर आपने डिब्बा बनाया, फिर आपने इक्वेशन बनाई, और एक समय बाद सब कुछ आपको कैसा दिखने लगेगा, तो भाई संतुलित यानी कि परफेक्ट। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। और अब जो है, रुको थोड़ा और मजा लेते हैं, ठीक है। अब सुनो मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। तो अभी तक की आपकी परीक्षाओं में जितने भी सारी बोर्ड्स कवर कर लिए अपन ने, यूपी, बिहार, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जिसमें दिल्ली, हरियाणा ये सब आ गया, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड, राजस्थान। बात समझ में? सारी बोर्ड कवर कर ली, और जितने क्वेश्चंस अभी तक संतुलित करने के पूछे गए थे सबको एक जगह पर कलेक्ट कर लिया, ताकि जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में इन्हीं में से हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए। बात समझ में? तो आप ये बेटा आपका होमवर्क है, अगली क्लास तक आपका जो होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए।
चलो ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे। ये एक सवाल है, अब मैं बताऊं, इस क्वेश्चन में एक नया प्रो लेवल का दर्द निकल कर आता है कि सर हमको इनका सूत्र ही नहीं पता, हम कैसे बताएंगे कि जिंक नाइट्रेट क्या होता है? बात समझ में आ रही है? हम कैसे बताएंगे कि जिंक नाइट्रेट जो है वो क्या होता है? क्लियर है कहानी? यस सर। हम कैसे बताएंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर क्लोराइड, हमें तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला ही नहीं पता ना। क्लियर है कहानी? तो इसको मैं अगले वाले एपिसोड में कवर करूंगा कि देखो, जब इस तरीके से समीकरण दिया हुआ है जिसमें चिन्ह दिए हुए हैं, तो इसको तो सॉल्व करना अब आपको आ गया। कैसे आ गया? तो भाई ये रहा तरीका, ये लो, बहुत सिंपल है, डिब्बे बनाइए, हीरो बन जाइए, ठीक है। पर देखो, बहुत चालाक होते हैं, पता है, बहुत चालाक होते हैं, पेपर बनाने वाले बहुत चालाक होते हैं। ये तो क्या है, बच्चा सीख जाता है, पर बहुत सारे हमारे धुरंधर बच्चे होते हैं ना, जिनको ये नहीं पता होता कि सर पोटेशियम सल्फेट क्या होता है। कुछ बच्चे पोटेशियम सल्फेट को KSO4 लिख देते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 लिख देते हैं। अरे भैया कंफ्यूजन तो है ही। बात समझ में आ रही है? तो बेटा उसको अपन पूरे क्लास में कंप्लीट करेंगे कि आप कैसे किसी सूत्र को देखकर उसका नाम बता सकते हो, और कैसे आप किसी नाम को देखकर, जैसे नाम लिखा हुआ है केमिकल का, बात समझ में आई, आप इसका सूत्र बना सकते हो। इसको हम करने वाले हैं अगले वाले एपिसोड में, पर अभी के लिए आप इसको देख लो। जितने बच्चों को इन सब के सूत्र आते हैं, बात समझ में आ रही है, वो तो भैया बैलेंस करना ही, ठीक है। चलो और बढ़ते हैं आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। चलो एक और ये सवाल आ गया, एक और ये सवाल आ गया, बढ़िया वाला सवाल आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस बैलेंस करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। सी वन मोर क्वेश्चन इज गिवन देयर, ठीक है ना। चलिए, हाँ अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, भाई सवाल भी दिया है, जवाब भी दिया है, बीच में डब्बे वाली जो मेथड है वो आपको लागू करनी है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो सवाल दिया है, जवाब दिया है, फिर सवाल दिया है, फिर जवाब दिया है, बैलेंस कौन करेगा? आप करेंगे। क्यों करेंगे? इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और यही क्वेश्चंस कहां पूछे जाएंगे? तो भैया एग्जाम में। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए। एक और चीज लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ढांचा समीकरण को ही हम लोग बोलते हैं, कहां लिखो यार, यहां लिखता हूं। ढांचा समीकरण को ही हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण, ठीक? बोलेंगे यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बस अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगली जो भी क्लास होगी, बात समझ में आ रही है, उसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि जैसे ये लिखा है ना, तो इसका नाम क्या होगा। अभी तो आप बता दोगे सर सोडियम ऑक्साइड होगा, पर यदि कहीं पर सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है तो उसका सूत्र यही कैसे होगा, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं अगली क्लास में। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। मस्त वाली कहानी नोट करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, कहीं पर यदि ढांचा समीकरण लिखा हुआ है, स्केलेटन स्ट्रक्चर यदि गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा भैया? असंतुलित समीकरण होगा। ये आपका सवाल होगा, नीचे वाला आपका जवाब होगा। प्रोसेस जो है वो आपको लिखनी है। चलो स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो भैया स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। अब जैसे ये है देखो इतना बड़ा, तो इसको बैलेंस करोगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी ना, ठीक है। चलिए इसको आपको क्या करना है, तो भाई बैलेंस करना है। मस्त वाली ये कहानी है। चलो और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। सी सम मोर क्वेश्चंस आर गिवन देयर, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। आपने कहा सर ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको अगली क्लास के पहले हमारी कॉपी में मिल जाएंगे, कैसे बताओगे? तो भाई आप मेल भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। पर बच्चों जितने क्वेश्चंस हैं दे ऑल आर सिलेक्टेड क्वेश्चंस, आप इनको जरूर सॉल्व करेंगे। यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वहां पर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं किसी केमिकल के नाम को देखकर उसका सूत्र लिखना, और सूत्र को देखकर उसका नाम लिखना। बात समझ में आ रही है? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बना रहना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ, यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा, सर्च करना होगा मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, राइट, एक पेज आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा जो कि अपने आप में डायनेमिक पेज है। वहां पर आपको क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, राइट, तो भैया ये सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नर्सरी से लेकर 12वीं तक, और यदि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो फिलहाल में 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी विषय आपको मिलने वाले हैं
क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है कहानी? यस सर। साथ में बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं उसके बारे में बात की। ठीक है, यदि कोई भी डाउट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग मिलने वाले हैं अगली क्लास में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।